हम टीडीआर और केएसएओस के ऊपर एक डिस्कशन कर रहे थे। यहां से बात को बेटा कंटिन्यू करते हैं। अब एक जॉब को स्टडी करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ रहा है, दैट इज जॉब एनालिसिस की डिटेल में अब हम चलते हैं। वो कहते हैं कि जॉब एनालिसिस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा डिस्क्राइबिंग ऑब्जर्वेबल जॉब बिहेवियर्स परफॉर्म्ड बाय वर्कर्स। यहां पर ऑब्जर्वेबल का एक्सप्रेशन बेटा बहुत जरूरी है कि हम एक जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जब हम जॉब एनालिसिस कर रहे हैं तो हम सिर्फ उन्हीं एस्पेक्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारे लिए विजिबल और टेंजिबल हो। ठीक है, जो माइंड प्रोसेसेस हैं उनको हम एज सच ना ऑब्जर्व कर सकते हैं और एज सच ना हम उनको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। यही वजह है कि नॉलेज की दुनिया में हम दो एक्सप्रेशन यूज करते हैं, टैसिट नॉलेज एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज तो वो वाला नॉलेज है जो हमारे पास किसी ना किसी फॉर्म में रिकॉर्डेड और ऑब्जर्वेबल मौजूद है, लेकिन टैसिट नॉलेज वो वाला नॉलेज है जो कि लोगों के जहनों में मौजूद है। और जाहिर है कि जो टैसिट नॉलेज है उसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। देयरफॉर यहां पर वो बात कर रहा है कि job analysis is the collection of data describing observable job behaviors performed by workers including number 1 what is accomplished, ठीक है, कि क्या चीज accomplish करनी है या हो चुकी है या आइंदा क्या करना है, and what technologies are employed। ठीक है, अब यहां पर जब हम वर्ड यूज करते हैं बेटा टेक्नोलॉजी तो उसका मतलब याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजी वुड मीन द सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। ओके, ताकि इस सारी चीज को डॉक्यूमेंट करके हम उसका जॉब डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर कर सकें। दूसरी बात वो करता है कि दिस इज ऑल वेरीफाइबल, दीज आर ऑल वेरीफाइबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो ढकी छुपी ना हो, वेरीफाई की जा सके। दे आर ऑल वेरीफाइबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब एनवायरमेंट विद विच वर्कर्स इंटरेक्ट। ठीक है, अब उन वेरीफाइबल जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कुछ होगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं, एंड इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स। ये सब आपके वो वेरीफाइबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको स्टडी किया जाएगा व्हेन यू आर डिजाइनिंग और एनालाइजिंग अ पर्टिकुलर जॉब। More simply, job analysis is the study of a job to document, number 1, the tasks performed on the job, and number 2, the situations in which the job occurs। अब ये जो पर्टिकुलर चीज है, the situations in which the particular job would occur, ये बेटा आपका जो एलिमेंट है ये डिस्कस किया जाएगा अंडर द हेडिंग ऑफ जॉब डिजाइन, जिसमें हम वर्कर एनालिसिस, टास्क एनालिसिस, एनवायरमेंट एनालिसिस, इन सब चीजों को वो गो थ्रू करेंगे। और उसके बाद है द ह्यूमन एट्रीब्यूट्स नीडेड टू परफॉर्म द जॉब, नीडेड टू परफॉर्म द वर्क। जाहिर है कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स में हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि विल बी टॉकिंग अबाउट केएसएओस। अब हम देखते हैं कि बेटा जॉब को जब हम स्टडी करने लगे हैं तो जॉब में है क्या। तो जॉब कंसिस्ट्स ऑफ टास्क्स, ठीक है, एंड टास्क्स आर डन बाय पीपल। ओके, टू टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस हमारे पास अभी डिस्कशन में आएगा। एक को हम कहेंगे टास्क ओरिएंटेड प्रोसीजर्स और एक को हम कहेंगे वर्कर ओरिएंटेड प्रोसीजर्स। ठीक है, अब ये टास्क ओरिएंटेड और वर्कर ओरिएंटेड, इसको अभी हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आप कहां से कलेक्ट करोगे? इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए देयर आर 3 मेन सोर्सेज जो आपके यहां स्लाइड्स पर लिखे हुए हैं। द फर्स्ट वन इज डू इट योरसेल्फ, कि यू योरसेल्फ इज द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने के नाते आप स्टडी कर रहे हो कि किस तरीके से आपने इस जॉब को परफॉर्म करना है। उसमें डू इट योरसेल्फ में वो कहते हैं कि डेवलप प्रोसीजर्स टू गेट टास्क इंफॉर्मेशन,
हम उसमें देखते हैं कि आप एक पूरा एक सिस्टमैटिक वे डेवलप करोगे जिससे ये पता चले कि आपने किन टास्क को परफॉर्म करना है। और दूसरी चीज, डेवलप प्रोसीजर्स टू गेट वर्कर इंफॉर्मेशन, और आप ये भी चीज डेवलप करो कि आप किस तरीके से ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपने वर्कर के बारे में, अब जाहिर आपने खुद भी वो काम किया होगा, लेकिन उसको सिस्टमैटिकली आपने डेवलप कैसे करना है। तो इन दो बातों को आपने ध्यान में रखना होगा, टास्क इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करोगे और वर्क इंफॉर्मेशन को कैसे पैटर्नाइज करोगे। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर आपने वो काम खुद से परफॉर्म नहीं किया हुआ तो हम कर सकते हैं एक स्टैंडर्डाइज्ड मैयर को अडॉप्ट, जैसे कि पार्टिसिपेंट डायरी एंड लॉग्स हैं, जिसमें के कोई ऐसी लॉग बुक हो जिसमें के कहीं पर आपके एसओपीज दर्ज हो, कहीं पर आपके पूरे प्रोसीजर्स दर्ज हो, वहां से भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट वो कर सकते हैं। और यूज अ जॉब इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी, ठीक है, डिफरेंट तरह की आपको ऑनलाइन रिपोजिटरीज मिल जाती हैं, जिन रिपोजिटरीज में आपके पास जो स्टैंडर्ड जॉब्स होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती है। आप उन गिवन इंफॉर्मेशन के उन पूल्स में से भी, रिपोजिटरीज में से भी डाटा कलेक्ट करके अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेवलप वो कर सकते हो। नाउ डू इट योरसेल्फ में जब हम टास्क ओरिएंटेड जॉब एनालिसिस की बात करेंगे तो इस टास्क ओरिएंटेड जॉब एनालिसिस का मेन गोल ये है कि आइडेंटिफाई द टास्क्स परफॉर्म्ड इन अ जॉब। फॉर दैट पर्पस वो कहते हैं कि डेवलप ए सेट ऑफ टास्क स्टेटमेंट्स, ठीक है। और याद रखेंगे सारा काम लिख कर होगा, ये जुबानी कभी भी जॉब एनालिसिस नहीं होता। आपको हर एक टास्क को लिखना है ब्लैक एंड व्हाइट में, ताकि आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो सके। सो डेवलप ए सेट ऑफ टास्क स्टेटमेंट्स। और वो स्टेटमेंट्स आपकी कैसी होंगी, वो कहते हैं कि द स्टेटमेंट्स मस्ट बी कंसाइज स्टेटमेंट्स ऑफ द थिंग्स डन बाय द पीपल इन अ जॉब, ठीक है। वो एक बड़ी मुख्तसर और जामिया आपकी स्टेटमेंट होगी जिसमें कि जॉब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हो, एंड शुड नॉट बी टू जनरल और टू प्रिसाइज। ना वो बहुत लंबी स्टेटमेंट हो और ना वो बहुत छोटी स्टेटमेंट हो कि एक अननेसेसरी डिटेल भी उसमें ना हो और इतनी कम डिटेल भी ना हो कि समझ ही ना आए कि एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूं। सपोज आपका टास्क स्टेटमेंट है एज ए स्टूडेंट कि आपकी जॉब इज टू अटेंड द लेक्चर, ठीक है। अब अगर आपकी जॉब एज ए स्टूडेंट इज टू अटेंड अ लेक्चर, तो अब उसको कैसे लिखा जाएगा, उसका एक एग्जांपल यहां पर देखो। लिखा हुआ है कि आपने जॉब के हवाले से स्टूडेंट इन PY440, ये उसका आपका कोड हो गया। Attend classes regularly, take notes during lectures, study for tests by reviewing lecture notes, and read assigned chapters and articles, ठीक है। तो ये वाजिया हो गया कि अगर एज अ स्टूडेंट आपकी जॉब है कि आपने लेक्चर अटेंड करना है, तो उसमें करना क्या होगा। आप इसी स्टेटमेंट को, जब ये आपके सामने मैंने ये बुलेट पॉइंट्स में यहां पर कोट की हुई है, अगर मैं इसको टू स्पेसिफिक बनाऊं, तो टू स्पेसिफिक कैसे बनेगा कि अटेंड PY440 ईच मंडे एंड वेडनेसडे एंड फ्राइडे बिटवीन 11 to 1:50, यूज अ बॉल पॉइंट पेन टू राइट डाउन एवरीथिंग Eric says on loose leaf paper, go to a quiet room, turn the radio on low and use a highlighter to indicate few important points। तो मैं हर बात की डिटेल में जा रहा हूं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक अननेसेसरी डिटेल शायद यहां पर मैंने बयान करनी शुरू कर दी है। और अगर मैं इसको टू जर्नल कर दूं, तो टू जर्नल होगा रीड, स्टडी, थिंक एंड गो टू लाइब्रेरी, ओके। अब इसमें भी वाजिया नहीं हो रहा कि रीड, व्हाट टू रीड, स्टडी, हाउ टू स्टडी, वेयर टू स्टडी, थिंक, व्हाट टू थिंक, कोई बहुत बात क्लियर नहीं हो रही। तो दिस इज टू जर्नल, दिस इज टू स्पेसिफिक, एंड दिस इज द राइट वे थिंग्स शुड बी सॉर्टेड आउट, ठीक है। सो इस बात को ख्याल रखिएगा बेटा कि जब आपने जॉब एनालिसिस करना है और टास्क स्टेटमेंट्स लिखनी है, तो टास्क स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा जनरल भी नहीं हो, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक भी नहीं हो, बहुत ज्यादा ब्रॉड भी नहीं हो, वो बड़ी कंसाइज और प्रिसाइज होनी चाहिए। अब यहां पर वो आपको 5 मेथड्स बता रहा है कि जिनके जरिए आप टास्क इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करोगे। पहला मेथड तो बेटा है जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि डू द जॉब, आप खुद काम को करके देखो कैसे होता है। दूसरा, एग्जामिन द रिकॉर्ड्स, जो आपको मैंने बार बार कहा कि पार्टिसिपेंट डायरी एंड लॉग्स। देन देयर इज ऑब्जर्व वर्किंग, ऑब्जर्व वर्कर्स वर्किंग,
या तो आप वहां पर खड़े होकर काम को होते हुए देखेंगे जी किस तरीके से काम परफॉर्म किया जा रहा है और फिर उसको डॉक्यूमेंट करते जाएं। एंड नंबर 4, आस्क पीपल टू टेल अस व्हाट दे डू। लोगों से पूछ रहे हैं कि जनाब वो क्या करते हैं और किन लोगों को पूछना चाहिए। उसके लिए जो सबसे अच्छा एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं दैट इज SME, व्हिच मींस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ये वो शख्स है जो उस जॉब को टेक्निकली करना जानता है। नाउ हु आर SMEs? यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बयान कर दूं कि SMEs कौन है। SMEs वो जॉब इनकम्बेंट्स हैं who know what is done, जिनको पता है कि काम में क्या होता है, may not understand bigger picture, मे बी वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ना दे सके, एंड मे बी स्केप्टिकल और डिसइंटरेस्टेड, और हो सकता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन देने के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड ही ना हो। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर वो वर्कर्स ही होते हैं जो कि SME के दर्जे में मौजूद होते हैं, बिकॉज उन्होंने काफी अर्से से उस काम को किया होता है एंड दे नो व्हाट टू डू, बट दे माइट बी लैकिंग द कम्युनिकेशन एबिलिटी। ये बात बहुत टेक्निकली याद रखिएगा कि एक SME सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अपने सब्जेक्ट का तो एक्सपर्ट है, उसको ये तो पता है कि मशीन कैसे चलानी है, लेकिन उसके अंदर कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी जो है वो हो सकता है कम हो। तो we need to be very much cautious कि वो skeptical भी हो सकता है, वो disinterested भी हो सकता है। उसके बाद SMEs कौन होते हैं? They can be supervisors who tell incumbents what to do, जो कि बताता है, जैसे आपके वो फोरमैन होता है जो कि अपने वर्कर्स को बताता है कि काम को कैसे करना है, और मोर विलिंग टू कोऑपरेट। तो सुपरवाइजर जो कि एक सीनियर पोस्ट पर होता है तो उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी भी बेहतर होती है और वो ज्यादा कोऑपरेटिव होगा बनिस्बत उस बंदे के कि जो एक्चुअली मशीन के ऊपर काम वो कर रहा है। एंड द फिफ्थ वे जो आपके यहां पर उसने लिखा हुआ है, दैट कैन बी द क्वेश्चनर। ठीक है, एक आपको जो मैंने शुरू में एक्सप्रेशन बताया था कि हम इसमें इंटरव्यू का जो एक्सप्रेशन है उसको भी ऐड वो कर सकते हैं। आमतौर पर जब आप ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट करोगे, अपने प्रोजेक्ट के लिए भी याद रखना, वहां पर बेटा हम जो मेथड यूज करते हैं वो कंबाइंड मेथड होता है। ठीक है, आप कुछ जॉब्स को ऑब्जर्व करते हो, कुछ जॉब को क्वेश्चनर से कवर करते हो, कुछ जॉब्स को आप SME से पूछ लेते हो, कुछ जॉब्स के बारे में हो सकता है कि आप इंटरव्यूज कंडक्ट कर लो, कुछ के लिए आपको हो सकता है कि वो काम करके भी देखना हो। Therefore, combined method is the best way. Usually, more than one method is used. ठीक है, ऑफिस पुलिस ऑफिसर्स एग्जांपल, जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की थी, अगर हमने उसकी जॉब को स्टडी करना है तो आप क्या करोगे, आप उसके करंट जॉब डिस्क्रिप्शन को देखोगे, आप एक SME पैनल को स्टडी करोगे और उनको रिविजिट करोगे बार बार, ताकि वो आपको मुख्तलिफ आपके विजिट्स में कुछ बातें डिटेल में बता सकें, और आप एक क्वेश्चनर भी हो सकता है आपको क्रिएट करना पड़े और सर्कुलेट वो करना पड़े। अब टास्क ऑर्गेनाइजेशन में जब हम एक टास्क वाइज अपनी जॉब एनालिसिस के तहत जॉब डिस्क्रिप्शन डेवलप कर रहे हैं तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले बेटा स्टेप 1 देखिए। स्टेप 1 में वो आपको कहता है कि क्रिएट टास्क कैटेगरीज। ठीक है, आप एक टास्क की कैटेगरीज बनाओ कि जी इस टास्क में आपको क्या कुछ परफॉर्म करवाना है। पुट टास्क ऑन सेपरेट कार्ड्स। हर एक टास्क को, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि जी एक पुलिस ऑफिसर है, उसने इन्वेस्टिगेट करना है, उसने ऑफिस वर्क करना है, उसने FIR काटनी है, सो ये डिफरेंट क्या चीजें हैं, डिफरेंट उसके मेन टास्क कैटेगरीज हैं। फिर उन टास्क कार्ड्स को, हर कार्ड के ऊपर आपने कैटेगरी लिख ली, हर पेज के ऊपर आपने कैटेगरी लिख ली फॉर एग्जांपल। अब वो कहते हैं कि आप क्या करो, SME से उनको सॉर्टिंग करवाओ कि कहीं आपने कोई ऐसा टास्क तो एडअप नहीं कर दिया जो कि डायरेक्टली शायद उस जॉब से रिलेटेड ना हो। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको आपके उन पेजेस को, आपके उन कार्ड्स को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है। उसके बाद एनालिस्ट लुक्स फॉर टास्क्स कंसिस्टेंटली सॉर्टेड टुगेदर। और फिर जो एनालिस्ट है, जो जॉब एनालिसिस कर रहा है, वो इस बात का भी ख्याल रखता है कि सारे जो टास्क हैं वो एक खास तरतीब में, एक खास पैटर्न के अंदर वो अरेंज्ड भी हो और उनमें से कोई भी चीज मिसिंग जो है वो ना हो रही हो। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट हमें ऑब्जर्व करनी होगी इस हवाले से, वो ये है कि तमाम टास्क जो हैं वो आपस में भी किसी ना किसी हवाले से लिंक्ड और एसोसिएटेड हो। ठीक है, कहीं पर आपकी टास्क ओवरलैपिंग ना आ रही हो दो जॉब्स के दरमियान, वरना क्या होगा, आपके टास्क कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अकर होने शुरू हो जाएंगे। स्टेप 2,
यहां पर अब आप कुछ ब्रॉडर कैटेगरीज बनाएं कि हर एक तरह के टास्क को आप एक कैटेगरी में इन्वॉल्व कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने शुरू में कहा कि जी आपने पुलिस ऑफिसर के तौर पर आपने ऑफिस वर्क करना है। अब ऑफिस वर्क इज ए मेजर कैटेगरी, और हो सकता है कि ऑफिस वर्क में आपको 1 2 3 4 5 6 जो टास्क हैं वो परफॉर्म करने हो, ठीक है। तो अब आपको बेसिकली करना क्या है, टास्क्स को कंबाइन करके ब्रॉडर कैटेगरीज वो बनानी है, ओके। सो यहां पर वो कहता है कि हैव न्यू एसएमईज लुक एट ग्रुपिंग्स एंड मेक चेंजेस। आप कुछ और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को एंगेज करें और उनसे पूछ लें कि जनाब इन टास्क्स को हम ग्रुप कैसे करें। हैव देम नेम द ग्रुप्स, वो उनको कोई हेडिंग दे सकें, एंड राइट डेफिनेशन ऑफ ईच टास्क ग्रुप, और आप डिफाइन कर सको कि हर टास्क ग्रुप के तहत जो आप ये ग्रुपिंग बना रहे हो टास्क की, वो क्या क्या काम परफॉर्म वो करने होंगे। अभी आपको मैं इसका एक पूरा सैंपल दिखाता हूं, वहां से आपको चीजें ज्यादा क्लियर वो हो जाएंगी। स्टेप 3 में कहता है, स्टेप 1 में हमने टास्क बनाए, स्टेप 2 में हमने उनकी ग्रुपिंग की। अब स्टेप 3 में वो कहता है कि वेरीफाई क्वालिटी ऑफ कैटेगरी टाइटल्स एंड डेफिनेशंस। ठीक है, वेरीफाई क्वालिटी ऑफ द कैटेगरी टाइटल्स एंड डेफिनेशंस। यहां पे वो बेटा कहता है कि न्यू पैनल लुक्स एट डेफिनेशंस एंड सॉर्ट्स टास्क्स इनटू दीज ग्रुप्स। आप वेरीफाई चूंकि करवा रहे हो, तो हो सकता है कि एक टास्क को किसी और ग्रुप या कैटेगरी में जाना हो, आपने उसको किसी और ग्रुप और कैटेगरी में रखा हुआ हो, तो एक और पैनल ऑफ एसएमईज जो हैं, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको वेरीफाई करने में मदद दे देंगे कि क्या ये टास्क इसी कैटेगरी का है कि किसी और कैटेगरी का है। Analyst evaluates extent to which all people put task into a same pile, and which is called now retranslation. Retranslation basically verification का step है। उसके बाद वो कहता है कि आप टास्क रिडक्शन करें, बिकॉज बाज़ ये होता है कि जब आप टास्क एनालिसिस कर रहे हो, आप टास्क को ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत से लोगों का डाटा आपने कलेक्ट किया हुआ है, तो आप एक बहुत बड़ी डिटेल जो है वो क्रिएट कर लेते हो, और हो सकता है कि वो बड़ी डिटेल जर्नलाइज ना हो सके सबकी जॉब्स के लिए। तो व्हाट यू नीड टू डू इज गो फॉर टास्क रिडक्शन। अब इसमें आप क्या करोगे, वो कहते हैं कि नाउ वी हैव ऑर्गेनाइज्ड but still have too many tasks to deal with, so want to reduce the task, identify the key tasks in each group। ये आपको वो स्टेप मैं बता रहा हूं जिसमें आपको मैंने कहा था कि आप हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी अरेंज कर लो, और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क हैं उनको पहले कोट करने की कोशिश करो। हो सकता है कि जब आप हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क को पुट कर लो, तो बाज टास्क जो कि प्रायोरिटी ना रखते हो आपकी उस जॉब की कैटेगरी से निकल भी जाएं, ठीक है। सो आप उसको कैसे ग्रुप करोगे, आप उसको ग्रुप कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस, आप ग्रुप कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट, आप ग्रुप कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ हार्डेस्ट टू लर्न, या आप ग्रुप कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ कॉस्टली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एरर। ये आपकी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, जिन कैटेगरीज के तहत आप जॉब टास्क्स को ग्रुप करोगे। अब आपने अगले स्टेप में गेट रेटिंग्स ऑफ टास्क्स फ्रॉम एसएमईज से आप उसकी रेटिंग करवा लो ताकि दोबारा से रिकन्फर्मेशन हो जाए। आप अपने रिजल्ट्स को फाइल करो और एक पूरी टास्क लिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर लो। अब इस सारे काम के आपके पास आउटकम्स क्या होंगे, वो कहते हैं कि सो व्हाट डू वी हैव आफ्टर ऑल दिस वर्क। हमारे पास कैटेगरीज बन गई, और हर कैटेगरी में हमारे पास लिस्ट ऑफ टास्क उनकी रेलिवेंट इंपॉर्टेंस और फ्रीक्वेंसी के मुताबिक वो आ गए। अब वर्कर ओरिएंटेड जॉब एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले बेटा मैं आपसे डिस्कस करूं, एक सैंपल मैं आपसे शेयर करता हूं कि एक जॉब डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरीके से विजिबली आपके लिए प्रिपेयर किया जाता है, और आपको खुद भी उसको प्रिपेयर वो करना होगा। जो सैंपल अभी आपसे मैं शेयर करूंगा, आपसे मेरी रिक्वायरमेंट होगी कि आपने भी एग्जैक्टली उसी टेम्पलेट को फॉलो करना है अपने वर्क के अंदर भी, अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी, अपनी असाइनमेंट्स के अंदर भी। सो यहां पर मैं स्क्रीन शेयर बेटा 1 मिनट के लिए ऑफ कर रहा हूं, सो दैट आई कैन टर्न ऑन द अदर डॉक्यूमेंट।
ओके डियर, आपके साथ मैं एक जॉब डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूं। ये मैंने सैंपल आपके लिए प्रिपेयर किया है अपनी ही जॉब का। आई होप इट इज विजिबल टू यू। इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास सबसे पहले डॉक्यूमेंट हेडिंग है कि किस जॉब के लिए आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज टीचिंग फैकल्टी। उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है जीबीएस, गिफ्ट बिजनेस स्कूल। रिपोर्ट्स 2 की हेडिंग है, ये होगा आपका जो सुपरवाइजर है। जॉब होल्डर का नाम ये ऑप्शनल होता है, बिकॉज याद रखिएगा कि जॉब एनालिसिस एक जॉब के बारे में किया जाता है। जॉब एनालिसिस किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं किया जाता। नंबर ऑफ डायरेक्ट रिपोर्ट्स कि आपको कितने लोगों को रिपोर्ट करना है, और स्टाफ कंट्रोल मींस आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है। उसके बाद बेटा हम यहां पर लिख रहे हैं मेन पर्पस ऑफ जॉब, ये आपकी जॉब समरी भी कहलाती है। उसके बाद आपका यूनिट फंक्शंस कंट्रोल्ड, इसमें आपके डिपार्टमेंट्स वगैरह आ जाएंगे। अब यहां पर ये जो आप 4 हेडिंग्स देख रहे हो, की रिजल्ट एरियाज, चैप्टर के मुताबिक ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको मैं कह रहा था कैटेगरीज। ठीक है, सो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में जो मेन रिजल्ट एरियाज है, मेन कैटेगरीज ऑफ जॉब है, दे कैन बी टीचिंग एंड ट्रेनिंग, दे कैन बी रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स, दैट कैन बी इंडस्ट्रियल लिंकेजेस, इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट्स। ठीक है, उसके बाद हर एक ये जो की रिजल्ट एरिया, ये जो मेन कैटेगरी है, उसके आगे लिखा हुआ है एवरेजेस। एवरेजेस का मतलब है कि इन 4 कामों को एक टोटल जॉब ड्यूटी में से किस प्रायोरिटी में और कितनी देर तक के लिए परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में 70% ऑफ द टाइम इज टीचिंग एंड ट्रेनिंग, 10% ऑफ द टाइम इज रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स, 5% ऑफ द टाइम, ये ऑफिशियल वर्किंग आवर्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इज इंडस्ट्रियल लिंकेजेस, 15% ऑफ द टाइम इज एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट्स। और ऑब्वियसली इन तमाम एवरेजेस को, इन टाइम एलोकेशंस को, इन प्रायोरिटीज को आप तब्दील भी कर सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अब की परफॉर्मेंस एरियाज में हम इन मेन कैटेगरीज को, मेन आपके जॉब कंपोनेंट्स को वो एलेबोरेट कर रहे हैं फर्दर। ठीक है, ये एसएमई की हेल्प से हमने इसको प्रिपेयर किया कि ये किस तरीके से उसमें हमें काम को परफॉर्म करना है, उसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। तो फॉर एग्जांपल यहां पर वो कहता है कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग 70% ऑफ द टाइम आपको करना है इस जॉब में, तो उसका की परफॉर्मेंस एरिया होगा कि डेवलप कोर्स कंटेंट्स एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड रिसर्च, ensure the appropriate delivery of those contents and develop suitable criteria of evaluation. ठीक है, इसी तरह रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स में वो कहते हैं कि इन्वॉल्व इन कंटेम्पररी एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सुपरवाइजिंग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एंड बिजनेस प्लान्स। इंडस्ट्रियल लिंकेजेस में वो कहता है विच इज 5% केस स्टडीज, कंसल्टेशन, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, इंटर्नशिप एक्सेट्रा। उसमें हम ट्रेनिंग्स कंडक्ट करेंगे, हम डिफरेंट कॉर्पोरेट रिलेशंस डेवलप करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट्स में वो कहता है कि बैच एडवाइजरी, कमेटी कन्वीनर और मेंबर, इंडस्ट्रियल विजिट्स, एग्जाम इन्विजिलेशन, आपके क्लब्स के मेंबर होना, स्टूडेंट इनटेक, इंटरव्यूज करना, ये सब क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में मौजूद होगा। अब आपने की रिजल्ट एरियाज, ये बेसिकली डिपार्टमेंटल थे, इनको ट्रांसलेट किया इनटू की परफॉर्मेंस एरियाज। ये आपकी मेन कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज में ये आपके डिटेल्स हैं कि ये टास्क इनको परफॉर्म करने हैं, और अब इन टास्क्स को हम क्वांटिफाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला जो जॉब कैटेगरी थी, इट वाज टीचिंग एंड ट्रेनिंग। उसके हवाले से हमने इसको क्वांटिफाई किया कि डेवलप एंड टीच एंड इवैल्यूएट एटलीस्ट 6 कोर्सेज एज पर यूनिवर्सिटी पॉलिसी, मेंटेनिंग 2.5 ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ द क्लास। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हमने कोशिश की कि मैक्सिमम हम स्मार्ट बना सकें, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम फ्रेम्ड हो, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपके पास मेजरेबल कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन वो मौजूद हो। ठीक है,
सो एक जॉब की जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो यहां पर पूरे हो जाते हैं। इसके बाद इन्हीं कंपोनेंट्स को आगे हम थोड़ा सा डिटेल में कोलैबोरेट करते हैं, जो कि मैंने यहां पर लिखा कि आपके टीडीआरस क्या हैं। अब टीडीआरस एक्चुअली ऊपर बताए गए केआरए, केपीए और केपीआईज की ही आगे फर्दर डिटेल है, ठीक है। और हो सकता है कि ये जो आपकी डिटेल है इट कैन गो अप टू कपल ऑफ पेजेस, ठीक है। जॉब एनालिसिस के एंड पर हम कुछ सिग्नेचर्स यहां पर एड अप करते हैं, जैसे कि रिव्यू एंड एक्सेप्टेंस के लिए क्रिएटेड एंड अमेंडेड बाय, रिव्यू एंड एक्सेप्टेड बाय एचआर, रिव्यू एंड एक्सेप्टेड बाय एचओडी, डिस्कस विद जॉब होल्डर एंड एक्सेप्टेड। ये सब चीजें आपकी एट द एंड ऑफ द जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर ये सिग्नेचर्स और ये डेट्स जो हैं मेंशन की जाएंगी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है नेक्स्ट रिव्यू डेट, ठीक है। आप इसमें ये भी मेंशन करते हो कि आपने दोबारा इस सारे प्रोसीजर को, सारी एक्टिविटी को कब कंफर्म, कब रीविजिट करना है, कब आपने रीवैल्यूएट करना है अगले माली साल के लिए, ताकि कहीं पर किसी जॉब के अंदर नंबर ऑफ टास्क ज्यादा या कम वो ना हो, टास्क कॉन्फ्लिक्ट्स ना आ रहे हो। जॉब डिस्क्रिप्शन के इस डॉक्यूमेंट में यहां ऊपर हमारे पास एक पोर्शन है, दिस वन, जिसमें वो आपको शो कर रहा है नॉलेज, स्किल्स एंड पर्सनल क्वालिटीज, ठीक है। तो यहां पर ये जो आपके 3 मैंने यहां पर कॉलम्स ऐड किए हैं, ये बेटा आपके डायरेक्टली जॉब स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर कोट हो रही है, ठीक है। और जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन जो है ये सारी की सारी आपकी एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिपेयर वो की जा सकती हैं। आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं बेटा सारे के सारे ये आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर और उसके अलावा आपको मेरी वेबसाइट से भी अवेलेबल हो जाएंगे। आपने जो अपना प्रोजेक्ट करना है और आपकी जो फर्स्ट टास्क असाइनमेंट भी मैं आपको दूंगा आज, आपको पोस्ट हो जाएगी गूगल क्लासरूम के ऊपर, उसमें भी बेटा आपने इसी फॉर्मेट को यूज करना है जॉब डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट वो प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपका इस जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लीजिए। अगर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन का ये डॉक्यूमेंट बेसिकली आपको क्लियर है तो अब हम वापस स्लाइड्स की तरफ ऊपर चलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लो, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं। ओके डियर, इफ देयर इज नो क्वेश्चन तो अब हम वापस चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर। मैं ये स्क्रीन शेयर आपको ऑफ कर रहा हूं। ये हमारे पास वर्कर ओरिएंटेड जॉब एनालिसिस की अब डिटेल आ रही है। इसमें आपका ऑथर कहता है कि सीक्स टू आइडेंटिफाई ह्यूमन एट्रीब्यूट्स एसेंशियल फॉर जॉब इन परफॉर्मेंस, जिसमें हम नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स इनको कैलकुलेट वो करते हैं। नॉलेज के बारे में वो कहते हैं कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पीपल नीड टू डू द जॉब, ठीक है, जिसको मैंने 3 E's के हवाले से डिस्कस किया था, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और एजुकेशन। यहां पर जो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसमें वो कहते हैं कि अकाउंटेंट्स नीड नॉलेज ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, कारपेंटर्स नीड नॉलेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड, ठीक है, एंड दीज ऑल कैन बी नीडेड एट टाइम ऑफ हायर, और अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल मिसिंग भी हो तो उसके बारे में फिर हमें ट्रेनिंग वो देनी होगी। स्किल्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि प्रोफिशिएंसीज नीडेड टू परफॉर्म अ टास्क, ठीक है, ये तो टाइपोग्राफिक एरर है,
proficiencies needed to perform a task, things you can get better at with practice, आपको जो वक्त के साथ आप चीजें सीख लेते हो, examples that accounts की जो जॉब है need skills in adding machine operations, ठीक है, और कारपेंटर्स नीड स्किल इन यूजिंग नेल गन्स, तो डिफरेंट तरह के काम हैं जो आपको आने चाहिए। एबिलिटीज के बारे में यहां पर कहा जा रहा है कि कैपेबिलिटीज टू डू और लर्न टू डू जॉब टास्क्स, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट्स नीड मैथ एबिलिटीज, कारपेंटर्स नीड स्पेशल एबिलिटीज जिसमें कि मेजरमेंट्स आपका वो आ जाते हैं। Abilities are different from skills. किस तरह से कि skills involve several abilities and skills are practicable जो demonstrate की जाती हैं and abilities are more innate, ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी ability demonstrate नहीं होगी उस वक्त तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो ability आपके पास है या ability नहीं है। अब abilities को वो categorize करता है different portions में। For example, there can be cognitive abilities, जिसका मतलब होगा involve thinking and processing information. There can be psychomotor abilities, involve accuracy and speed of movement. There can be spatial abilities, which means seeing things in your mind and mentally manipulating them in space. And it can be physical abilities associated with bodily strength and flexibility. Other characteristics में जब हम पहुंचते हैं तो जाहिर है कि personality is the main thing we have to calculate. For example, वो कहते हैं कि accounts need to maintain the high levels of effort even when the work is boring. और जाहिर है कि ये वही बंदा कर सकेगा who is more introvert by nature, who is having the higher scores of conscientiousness. Carpenter needs to have friendly interaction with customers, वो extrovert हो, उसमें जाहिर है कि other skills भी होनी जरूरी होंगी। So personality की evaluation में हम जो चीजें evaluate करते हैं वो क्या होगा, वो कहते हैं कि like abilities, long history of personality over the period of time एक शख्स की personality वो develop करती है, organized hierarchically उसकी personality के different aspects को, कि उसमें specific behaviors उसके क्या हैं, उसकी narrow traits क्या हैं, उसकी broader traits क्या है, तो इन सब चीजों को आप investigate करोगे और उसके लिए different models, different methods हम use कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने पहले reference दिया था MBTI का, आपको मैंने कहा था कि Big 5 calculate कर लो, locus of control calculate कर लो, Machiavellianism calculate कर लो, self esteem calculate कर लो, तो ये सब चीजें आपके एक शख्स की पर्सनैलिटी की वैल्यूएशन में काउंट वो हो रही होंगी। अब जब टेक्निकली आपने वर्कर ओरिएंटेड जॉब एनालिसिस में, जिसको हम जॉब स्पेसिफिकेशन का नाम भी देते हैं, आपने KSAOs कैलकुलेट करने हैं, तो वो कहता है कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स आर KSAO स्टेटमेंट्स, जिसमें क्या बताओगे कि नॉलेज ऑफ क्या रिक्वायर्ड है, स्किल्स इन इसके पास कौन कौन सी हैं, एबिलिटी टू क्या परफॉर्म कर सकता है, एंड लाइकवाइज। जो KSAOs की इंफॉर्मेशन है, इट इज हार्डर टू गेट दैट इंफॉर्मेशन, बिकॉज जॉब के बारे में तो आपने क्वेश्चनियर इंटरव्यू किया, ऑब्जर्वेशन की और लिख लिया, लेकिन KSAOs एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना वो ज्यादा टेक्निकल होता है। तो अब हम क्या मेथड यूज कर सकते हैं, वी कैन आइदर डू द जॉब बाय आवर ओन सेल्फ, एग्जामिन द रिकॉर्ड्स, ऑब्जर्व द जॉब और इंटरव्यू द पीपल, या आपके पास डिफरेंट मेथड्स वो होंगे। क्वेश्चनियर के बारे में वो कहता है कि ये सबसे पॉपुलर मेथड अभी तक हम काउंट कर रहे हैं। फार फ्यूअर पॉसिबल KSAOs देन टास्क्स आपको सॉर्ट आउट करने होते हैं। वी हैव नॉलेज अबाउट टाइप्स ऑफ KSAOs, हम डिफरेंट टेक्सोनॉमीज को यूज कर सकते हैं एक जॉब को स्टडी करने के लिए। टेक्सोनॉमीज जो कि डिफरेंट पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करने में आपको हेल्प करती हैं। फॉर इंस्टेंस वी नो अ लॉट अबाउट द बेसिक ह्यूमन एबिलिटीज, और उन बेसिक ह्यूमन एबिलिटीज को हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया थ्रू द क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर्स में वो कहता है कि दैट प्रोवाइड्स द लिस्ट, हमारे पास एक लिस्ट पूरी आ जाती है, उसमें हम उस लिस्ट को अगेन हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी में अरेंज कर सकते हैं, और साथ ये भी बता सकते हैं कि कौन सा जॉब टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको कौन सा सेट ऑफ KSAOs वो दरकार है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, बिकॉज टू डिक्लेयर द वर्कर क्वालिफाइड हमें ये भी बताना पड़ेगा कि किस जॉब रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा KSAO रिक्वायर्ड है। इस क्वेश्चनियर को
हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जहां से हम ये सारा डाटा कलेक्ट करेंगे टू द सुपरवाइजर्स एंड द पीपल हु आर डूइंग द जॉब। यहां पर लिंकेज एनालिसिस में जो भी आपको मैं बता रहा था कि आपने हर टास्क को हर केएसएओ के साथ लिंकअप करना है कि कौन सी जॉब कैटेगरी, कौन सा टास्क परफॉर्म करने के लिए किस केएसएओ की जरूरत है। So linkages combine information from both types of job analysis and takes a task and identifies the KSAOs needed to perform that particular task. For example, मैंने शुरू में जैसे एक पुलिस ऑफिसर की बात की थी, यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं एक डिटेक्टिव की। डिटेक्टिव ने कुछ इन्वेस्टिगेशंस वो लॉन्च करनी है। अब इन्वेस्टिगेशंस को लॉन्च करने के लिए उसके पास किस किस्म के एस्पेक्ट्स होने चाहिए, क्या कुछ वो करना उसको करना होगा। वो कहते हैं कि इंटरव्यू करना होगा विटनेस को, सर्वेलेंस करना होगा उस एरिया का जहां पर क्रिमिनल एक्टिविटी हुई, फिजिकली आपको रिसर्च करना है, परफॉर्म फिजिकल सर्च फॉर सस्पेक्ट्स फॉर एविडेंस, आपको अरेस्ट सस्पेक्ट्स करना है और आपको राइट रिपोर्ट करना है ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये सब कैटेगरी में उसके मेन टास्क हैं जो उसको परफॉर्म करने हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम उसको क्या करना है, उसको सुपरवाइज भी करना है। ठीक है, रिव्यू एंड अप्रूव इन्वेस्टिगेशन प्लान, असाइन इन्वेस्टिगेशन ड्यूटीज, मॉनिटर केस प्रोग्रेस, ये सब काम भी करने हैं। हमारा मीटिंग टाइम बेटा सेकंड का खत्म हो रहा है, सेकंड सेशन का। आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है जिसमें हम यहां से ऑनवर्ड बात को लेकर चलेंगे। थैंक यू।